Assalamu alaikum students. Here is the video for you to prepare for the practical of CS 201. So I have compiled some of the objective questions and we will go through each of them. And first make it sure that you know that there are total of 16 labs covering the chapters from 1 to 45. So there will be 20 MCQs in total and 20 of subjective. So let's begin with the objective part. अच्छा जी, अब ये देखें फर्स्ट क्वेश्चन है, हेयर इज़ द कोड गिवन बिलो, यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन द कोड। अब यहाँ पे क्या है कि वाइल लूप है और वाइल में कंडीशन आपको दरम्यान में दी हुई है एंड ऑपरेटर है दरम्यान में। और अब यहाँ पे देखें कि दो कंडीशंस हैं। अब एंड जो है वो हमें पता है कि ट्रू वैल्यू तब रिटर्न करता है जब दोनों कंडीशंस आपकी ट्रू हों तो वो ट्रू होगा। इधर अगर उनमें से कोई भी एक जो है वो फॉल्स है तो जो पूरा एंड है वो फॉल्स हो जाएगा, पूरा जो रिज़ल्ट है आपके पास। तो अब देखें कि यहाँ पे एक कंडीशन है आपके पास i लेस दैन 10 और एक कंडीशन है i ग्रेटर दैन 24। तो अब कोई भी इंटीजर एट द सेम टाइम लेस दैन 10 और 24 ग्रेटर दैन 24 जो है वो नहीं हो सकता, कि कोई ऐसा नंबर नहीं हो सकता जो एट अ सिंगल टाइम जो है वो 10 से छोटा हो और 24 से जो है वो बड़ा हो। तो इसका मतलब है कोई एक कंडीशन जो है उस नंबर के लिए फॉल्स होगी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट विल बी सी, द टेस्ट कंडीशन इज़ ऑलवेज फॉल्स। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर एट द सेम टाइम जो है ये दोनों कंडीशंस मीट नहीं करेगा, तो इसलिए जो टेस्ट कंडीशन है ये हमेशा इसका आंसर फॉल्स ही आएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट है विच वन ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज़ इक्विवेलेंट टू सम प्लस माइनस जे इंटू जे। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास कंपाउंड ऑपरेटर है प्लस इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पे इसका ये मतलब है कि जब भी आपके पास यहाँ पे कोई कंपाउंड ऑपरेटर होगा प्लस इज़ इक्वल टू की जगह पे अगर माइनस इज़ इक्वल टू भी है या स्टेरिक इज़ इक्वल टू या मॉड्यूलस इज़ इक्वल टू या डिवीजन इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे जो भी होगा कंपाउंड ऑपरेटर उसका ये मतलब होगा कि जो आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड पे वैल्यू है वो इस मतलब इज़ इक्वल टू के साथ वाला जो साइन है वो एग्जैक्टली वहाँ जाके वैसे ही परफॉर्म कर रहा है। इट मीन्स कि अगर ये सम प्लस इज़ इक्वल टू जे इंटू जे है तो इसका मतलब है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सम इज़ इक्वल टू सम प्लस जे इंटू जे। इसी तरह अगर यहाँ माइनस इज़ इक्वल टू होता तो हम कहते हैं कि सम इज़ इक्वल टू सम माइनस जे इंटू जे। तो मतलब ये कंपाउंड ऑपरेटर है। तो इसके मुताबिक जो है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी बन रही है, सम इज़ इक्वल टू सम प्लस जे इंटू जे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है आपके पास ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे मस्ट बी ऑफ सेम डेटा टाइप। अब एरे जो होता है वो हमें पता है कि नंबर या कोई भी डेटा टाइप जो है वो स्टोर करने के लिए यूज़ होगा। तो अब इसके लिए एरे की एक बेसिक कंडीशन है कि इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सेम डेटा टाइप के हैं। कि अगर एरे जो है कोई फॉर एग्जांपल एरे है वो सारे वेरिएबल स्टोर कर रहा है फ्लोट के, तो इसका मतलब है कि अगर वो 10 एलिमेंट स्टोर कर रहा है तो वो 10 के 10 जो सारे एलिमेंट्स हैं वो फ्लोट के ही होंगे। इसी तरह अगर वो इंटीजर स्टोर कर रहा है तो वो इंटीजर होगा। तो उसकी डेटा टाइप जो है वो सेम होनी चाहिए, नेटिव होनी चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट है इन सी और C++ नल कैरेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड एज। अब नल कैरेक्टर जो है वो \n से डिनोट किया जाता है और जब भी हम इसे अपने कोड में मेंशन करते हैं तो क्या होता है कि नेक्स्ट लाइन जो है वो बिगिन हो जाती है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है द डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यूजेस मेमोरी फ्रॉम हीप। अच्छा, अब यहाँ पे इस तरह है क्वेश्चन और इस तरह से दो MCQs इसके और भी बनते हैं और उस तरह से भी आ सकता है कि जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है इट मींस कि जो रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट हो रही होती है, स्पेसिफाई की जा रही होती है, वो तो हीप से यूज़ होती है, ठीक है। इसी तरह जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है, मतलब जो स्टैटिक डेटा टाइप्स के लिए, वो कहाँ से, वो स्टैटिक मेमोरी एरिया होता है मतलब मेमोरी के अंदर, वो वहाँ से एलोकेट की जाती है। इसी तरह जो आपके लोकल वेरिएबल्स हैं उनको स्टैक से मेमोरी मिलती है, ठीक है। तो अगर लोकल या ऑटोमेटिक वेरिएबल्स का कोई आपसे पूछे तो स्टैक उसमें आपने लगाना है। अगर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की बात हो रही होगी तो हीप, और अगर स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन की बात हो रही होगी तो वो स्पेसिफिक स्टैटिक मेमोरी एरिया होता है, वो वहाँ से उसको फेच करता है। अच्छा, व्हेन अ वैल्यू इज़ रेफर्ड बाय अ नॉर्मल वेरिएबल देन इट इज़ नोन एज डायरेक्ट रेफरेंस। कि अगर कोई नॉर्मल वेरिएबल है इंट आई फॉर सपोज या इस तरह से कोई भी, तो अगर डायरेक्ट वैल्यू वहाँ से रेफ़र की जा रही है कि डायरेक्ट अगर उसके पास रेफरेंस है तो वो डायरेक्ट, इट मीन्स कि कोई प्रॉपर जो है वो दूसरी डायरेक्टरी यूज़ नहीं हो रही, वो डायरेक्ट वैल्यू जो है वो फेच कर रहा है, अचीव कर रहा है नॉर्मल वेरिएबल से, तो ये आपके पास आ गया डायरेक्ट रेफरेंस। इसमें ज़्यादा पॉइंटर्स और ये वो इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, द एड्रेस ऑपरेटर एम्परसेंड इज़ यूज्ड विद अब जैसे आप लोगों ने कोड में प्रिपरेशन के दरम्यान में देखा होगा कि एंड इंट
इसका मतलब होता है कि इट्स अ रेफरेंस टू इंटीजर। इसी तरह फ्लोट एंड या जो भी इस तरह, तो एंड जो है वो वेरिएबल्स के साथ यूज़ होता है। अब वेरिएबल्स वो कोई भी हो सकते हैं, फ्लोट, डबल, इंटीजर, कैरेक्टर या जो भी। अच्छा, अब नेक्स्ट है वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ कोड ब्लॉक बिकम्स द डैश वेरिएबल फॉर दैट ब्लॉक। अब फॉर एग्जांपल अगर एक कोड ब्लॉक है, आपने कोई फॉर लूप जो है वो इनिशियलाइज़ किया है, फॉर लूप आपने मेंशन किया है कोड में। अब उस फॉर लूप के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो अब उस फॉर लूप के जब बाहर जाएंगे तो वो कोड जो वेरिएबल है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो उसके इनहेरिटेड था, उस फॉर लूप में आपने मेंशन किया था, तो वो लोकल था उस फॉर लूप के लिए। तो जब उसमें उससे बाहर आ जाएंगे तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी उसकी। और अगर वो वेरिएबल अगेन यूज़ करना है तो या तो उसको ग्लोबल वेरिएबल बनाना पड़ेगा या उसको मेन में स्टार्ट पे जो है वो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो अगर कोड ब्लॉक के इनसाइड आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया तो वो उस ब्लॉक के लिए लोकल प्रूफ होगा। अच्छा जी, ये ब्लर है। नेक्स्ट, इन सी और सी प्लस प्लस डैश आर द डोर्स थ्रू विच डेटा कैन एंटर एंड कम आउट ऑफ द प्रोग्राम। तो ये स्ट्रीम्स हैं। अब जैसे सी इन और सी आउट हमारे पास बेसिक हमने यूज़ की हुई हैं। इसमें सी इन जो है वो यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है और सी आउट जो है वो आउटपुट शो करवाने के लिए स्क्रीन पे। तो ये स्ट्रीम्स हैं बेसिकली जिनमें से डेटा इंटर करता है या प्रोग्राम में बाहर डिस्प्ले होता है। A dash name includes a primary name and an optional period with an extension. अब फाइल नेम इसका करेक्ट ऑप्शन है। कैसे अक्सर वो URL या यूपर जो पूरी डायरेक्टरी लिखी होती है, जैसे हम अगर अपने सिस्टम की लोकल डिस्क CDE किसी में भी जाएं तो ऊपर यहाँ पे टास्क बार में ये लिखा होता है कि यूज़र और हान और इस तरह ये सारे जो लिखे हुए हैं। तो अब इसमें अगर कोई फ़ाइल आपने सेव की है तो आप उसकी मतलब डिटेल्स में जाके देखें तो वहाँ पे लिखा होगा माई फाइल डॉट टेक्स्ट, इस तरह से। तो वो जो माई फाइल है फॉर एग्जांपल वो आपका प्राइमरी नेम होगा। और इसी तरह ये जो ऑप्शनल पीरियड विद एन एक्सटेंशन, अब यहाँ पे ये अगर फॉर एग्जांपल अपने सिस्टम पे मैं यहाँ से आपको दिखाऊं तो ये पूरा यहाँ से अगर फाइल नेम था और यहाँ पे ये ऑप्शनल पीरियड यहाँ पे फुल स्टॉप डॉट को कहा हुआ है और फिर आगे एक्सटेंशन इसकी क्या है, PDF, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं कि ये फाइल नेम है। नेक्स्ट है द ऑपरेटर यूज्ड फॉर कास्टिंग इन सी इज़ अ स्टैंडर्ड डैश ऑपरेटर। तो यह CAST कास्ट, तो इसमें बेसिकली आपने ये कॉन्स्ट लिखा हुआ है, कास्ट, कोस्ट और बाइनरी, तो इसमें कास्ट है। इसी तरह का एक और MCQ भी आता है कि क्लास का जो कीवर्ड है जो क्लासेस डिक्लेयर करने के लिए यूज़ होता है C++ में, उसको एग्जैक्ट आपने बताना है। तो उसमें भी ऑप्शंस में यही होगा कि या तो क्लास के स्पेलिंग्स शफल किए होंगे या फिर क्लास को कैपिटल C से स्टार्ट किया होगा। तो बस आपने याद रखना है कि क्लास जो कीवर्ड है वो C से स्टार्ट होता है, स्मॉल c से। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, बोथ एंड एल एंड फ्लश आर मैनिपुलेटर्स। अब क्या करते हैं कि ये दोनों सी आउट को, जो हमारी आउटपुट स्ट्रीम होती है, उसको मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट करने का मतलब होता है कि उसमें कुछ कन्वर्जन्स या उसमें कोई मैनिपुलेशंस, कोई चेंजेस लाना, डेटा के साथ जो है वो डील करना। तो एंड लाइन क्या करता है कि वो जो भी हम सी आउट में शो करवा रहे हैं उसको एंड कर देता है और नेक्स्ट लाइन से हमारी सी आउट स्टार्ट हो जाती है, हमारी आउटपुट। और इसी तरह फ्लश जो है वो भी क्या करता है कि बफर में जितना भी डेटा स्टोर हो उसको फ़ौरन फाइल में राइट कराने में हेल्प करता है। तो इसलिए ये मैनिपुलेटर्स हैं। अच्छा, अब उसके बाद है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सी आउट सेट बेस 16 और यहाँ पे आपको नंबर दिया हुआ है 52। तो अब कन्वर्जन आपने करनी है हेक्साडेसिमल 16 में और ये नंबर आपको दिया हुआ है डेसिमल में 52। तो आपने क्या करना है कि LCM लेना है 52 और 16 का, और 16 3 ज़ा 48 हो जाएगा और फिर 4 रिमेनिंग में। तो जैसे हमने CS 101 में पहले किया होगा लास्ट सेमेस्टर में या जिसमें, तो उसमें क्या करना है कि 16 3 ज़ा 48 होगा और 4 आपके पास रिमेनिंग आ जाएगा। तो आपने फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एंड फ्रॉम डाउन टू अप साइड आपने काउंट करना है, तो वो 34 आंसर बनता है। इसको आप पेपर एंड पेन पे करके देख लीजिएगा। अच्छा जी, न्यू ऑपरेटर एलोकेट्स मेमोरी फ्रॉम फ्री स्टोर एंड रिटर्न्स अ पॉइंटर। तो न्यू जो है वो हमेशा पॉइंटर रिटर्न करता है और ये जो न्यू ऑपरेटर पॉइंटर रिटर्न करता है, इस पॉइंटर को जो है वो डिलीट ऑपरेटर अपने लिए एज एन आर्ग्यूमेंट स्टोर करता है। तो ये भी आप लोग MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा। द पॉइंटर रिटर्न बाय द न्यू ऑपरेटर पॉइंट्स आउट टू द फर्स्ट मेमोरी एड्रेस ऑफ द मेमोरी चंक्स एलोकेटेड बाय द न्यू ऑपरेटर। तो जो पॉइंटर न्यू ऑपरेटर अभी हमने पीछे देखा कि वो रिटर्न करता है, तो वो किसको बेसिकली डिनोट कर रहा होता है या किसकी तरफ पॉइंट करता है, फर्स्ट मेमोरी एड्रेस के। उसमें डिफरेंट वेरियस मेमोरी एड्रेसेस स्टोर होंगे ना, तो वो हमेशा फर्स्ट की तरफ जो है वो पॉइंट आउट कर रहा होगा। ठीक है, अब इन MCQs को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, इंशाल्लाह अच्छा प्रैक्टिकल हो जाएगा ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से।